एक सियार ने बताया कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा पुरुष को कब और किस समय देती है। तो दर्शक बंधु, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुने। किसी जंगल में एक पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। एक दिन गिद्ध भोजन की तलाश में अपने घोंसले को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है। इसी दौरान उस गिद्ध के घोंसले में आकर एक उल्लू रहने लगता है। कुछ दिन तक उस घोंसले में उल्लू रहता रहा। एक दिन वो गिद्ध अपने घोंसले में लौटकर आता है तो उसने देखा कि उसके घर पर तो उल्लू ने कब्जा कर लिया है। यह देखकर गिद्ध ने उल्लू से कहा कि उल्लू भाई, इस घोंसले में तो मुद्दतों से हम रह रहे हैं। ये घोंसला मैंने अपने हाथों से बनाया है, कृपया मेरे घर को खाली कर दीजिए। उल्लू कहता है, नहीं भाई, ये घोंसला मेरा है। काफी दिन से मैं इस घोंसले में रह रहा हूं। आप अचानक से आकर इस घोंसले पर अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो? मित्रों, दोनों के बीच खूब कहासुनी होती है। बात झगड़े में बदल जाती है। तब वे दोनों फैसला कराने के लिए एक सियार के पास आते हैं। सुना जाता है कि सियार बहुत ही चालाक और बुद्धिमान प्राणी होता है। दोनों ने आकर सियार को पूरी कहानी सुनाई। सियार समझ तो गया था कि इन दोनों में उल्लू ही धूर्तता कर रहा है, परंतु गिद्ध के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तब सियार उन दोनों को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि तुम दोनों में से जो इस कहानी का सही उत्तर देगा उसी को घोंसले का असली स्वामी माना जाएगा। गिद्ध और उल्लू इस बात से सहमत हो जाते हैं। तब सियार उन दोनों को कहानी सुनाने लगता है कि ध्यान देकर सुनो, मनुष्य की नीयत खराब कब और कैसे हो जाती है। तो दर्शक बंधु, किसी शहर में एक चंद्रसेन नाम का राजा राज करता था। उसके 3 बेटा थे। तीनों बेटा बड़े ही सुंदर और बड़े ही बहादुर थे। राजा चंद्रसेन का बड़ा बेटा मदन सेन बहुत ही सुंदर और प्रतापी था। उसकी पत्नी विशाखा बहुत ही रूपवती और मन को हरने वाली थी। वो अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, राजा चंद्रसेन ने अपने बेटा मदन सेन के लिए किसी बात पर नाराज होकर अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दे दिया। मित्रों, जब ये बात उसकी पत्नी विशाखा को पता चलती है कि उसके पति को उसके पिता ने देश निकाला दे दिया है, जब राजकुमार मदन सेन महलों में जाता है तो वो उस समय बहुत ही हताश और निराश था। उधर मदन सेन को देखकर विशाखा बहुत दुखी होती है कि आज उसका पति इतना चिंतित और दुखी क्यों है। उसने देखा कि उसके पति का चेहरा मुरझाया हुआ है। वो दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से पूछने लगती है, स्वामी, क्या कारण है, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? मित्रों, मदन सेन अपनी पत्नी को कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सारी बात विशाखा को सच सच बता दी। ये बात सुनकर के विशाखा एकदम से मूर्छित हो जाती है। तब मदन सेन सोचने लगा कि मैंने कितना बुरा किया अपनी पत्नी को यह बात बताकर। कहा ये फूलों में पलने वाली, महलों में रहने वाली, और मैंने इसको इतनी गंभीर बात बता दी। इसके हृदय को बहुत बड़ा आघात लगा होगा। जब राजकुमार मदन सेन उसको मुंह पर जल के छींटे लगाता है तब कहीं जाकर के वो रानी होश में आती है, और जब वो होश में आती है तो अपने पति मदन सेन से कहती है, स्वामी, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश के लिए ना जाएं। मैं भला आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? स्वामी, मैं भी आपके साथ में परदेश चलूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर के मदन सेन कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में क्या करोगी? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट आते हैं। तुम इतने अच्छे, सुंदर और नरम नरम महलों में रहने वाली, गलीचों पर चलने वाली, इन महलों को छोड़कर तुम मुसीबतों को मेरे साथ कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मित्रों, अब तो राजकुमार मदन सेन की बात को सुनकर के रानी विशाखा कहती है, पिया जी, चाहे कितनी ही बड़ी दुख परेशानी पड़े, हम सब सहन कर लेंगे। पिया जी, आपको तो पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। उससे भी अधिक दुख मुझे ये देंगे, इसलिए पिया जी, आज मैं आपके साथ ही चलूंगी। इस प्रकार विशाखा अपने पति से उनके साथ चलने की जिद करती है। इधर सियार कहता है, हे पक्षियों, जरा ध्यान देकर सुनना आगे की कहानी। रानी विशाखा की आंखों में आंसू देखकर मदन सेन ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, वो अकेली यहाँ कैसे रहेगी?
इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। इन सभी बातों को सोच करके मदन सेन अपनी पत्नी विशाखा से कहता है, हे प्रिय, तुम उदास मत होना, आज हम तुम्हें अपने साथ लेकर के परदेश को चलेंगे। मदन सेन की इन बातों को सुनकर के विशाखा भी एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे दोनों पति पत्नी अपने राज्य से निकलकर एक जंगल की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल जाते हैं। चलते चलते वे काफी थक चुके थे। फिर वो जंगल में एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का फैसला करते हैं। वे दोनों लंबे सफर के मारे हुए थके हारे थे। उसी समय ठंडी ठंडी हवा लगने के कारण दोनों पति पत्नी को नींद आ जाती है। कुछ देर के बाद में मित्रों वहीं पर एक जहरीला सर्प आता है और रानी विशाखा को काटकर उस वृक्ष की जड़ में चला जाता है। इधर सियार कहता है, हे पक्षियों, अब आगे की कहानी ध्यान से सुनना। जब उस जहरीले सर्प ने रानी विशाखा को डस लिया तो रानी विशाखा एकदम से तड़पने लगी। पत्नी को दर्द से कराहता हुआ देखकर मदन सेन की आंखें खुल गईं। मदन सेन अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देख के और सर्प को वहां से जाता हुआ देख करके घबरा जाता है। मदन सेन बहुत बेचैन हो जाता है। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अपनी पत्नी को मरी हुई देखकर मदन सेन ऊंचे ऊंचे सुर में विलाप करने लगता है। उसका रोना धोना सुनकर के जंगल के सभी जीव जंतु, भेड़िया, जानवर उसे खाने के लिए उसकी तरफ को आने लगते हैं। इधर राजकुमार मदन सेन अपने दिल पर पत्थर रखकर यह निश्चय कर लेता है कि इस जंगल में मेरी जीवन संगिनी मर गई तो फिर भला मैं जीकर क्या करूंगा। आज मैं अपनी पत्नी के बिना इसी जंगल में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद मदन सेन जंगल में जाकर सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है और लकड़ियों को इकट्ठा करते करते रो रो कर कहता है, मैं भी आज अपनी पत्नी के साथ में जलकर मर जाऊंगा। मित्रों, उसी समय पर वहां से एक संत गुजरते हैं। जब वो संत मदन सेन को रोते हुए देखते हैं तो पूछते हैं, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? इस जंगल में तुम्हें क्या दुख है? किस लिए विलाप कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो जंगल के जानवर तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। हम तुम्हें किस बात का दुख है? तब राजकुमार मदन सेन उन सिद्ध महात्मा से कहता है, हे महात्मा जी, मैं राजकुमार मदन सेन हूं और मैं राजा चंद्रसेन का बेटा हूं। मेरी पत्नी को एक जहरीले सर्प ने डस लिया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। हे महात्मा जी, मेरी पत्नी बड़ी ही चरित्रवान थी, बड़ी ही पतिव्रता थी। वो मुझे बहुत प्रेम करती थी और मेरे साथ आने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। अगर वो मेरे साथ नहीं आती तो शायद वो जीवित होती। ऐसी पत्नी मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। ऐसी चरित्रवान स्त्री मुझे दोबारा इस संसार में नहीं मिलेगी। इसलिए हे महात्मा जी, मैं अपनी पत्नी के साथ में अपने प्राण त्याग करना चाहता हूँ। मैं भी उसके साथ में मर जाना चाहता हूँ। महात्मा जी, मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है और इसीलिए मेरी पत्नी इस जंगल में मेरे साथ आई थी और इस जगह पर आते आते उसे सर्प ने डस लिया। इसकी वजह भी मैं ही हूं। अगर वो मेरे साथ ना आती तो शायद आज वो जीवित होती। मित्रों, महात्मा जी कहने लगे, पुत्र तू बड़ा मूर्ख है, बहुत अज्ञानी है। ये संसार है, यहाँ तो लोगों का नित्य आना जाना लगा ही रहता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य आए हैं उन सभी को किसी न किसी बहाने से यहाँ से जाना ही है। इस बात को तू भी जानता है। इस संसार में जो भी आता है अकेला आता है, कोई किसी के साथ में नहीं जाता, और तू उसके साथ जाने की जिद क्यों कर रहा है? हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की रानियों को, कई रानियों को अपने पास प्राप्त कर सकते हो। इस तरह की कई रानियां तुम्हें मिल जाएंगी। आज तुम मेरी बात मान लो और अपने प्राण त्याग का विचार त्याग दो। तब राजकुमार कहने लगता है, नहीं महात्मा जी, मैं अपने प्राण जरूर दूंगा। ऐसी रानी मुझे दोबारा संसार में नहीं मिल सकती। मेरी रानी बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही पतिव्रता थी। तब महात्मा जी कहते हैं, हे राजकुमार, आज तुम मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। तुम्हें मालूम नहीं है, इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता दिन रात तरसते रहते हैं, फिर आप जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों कर रहे हो? इस प्रकार से उस महात्मा के शब्दों को सुनकर मदन सेन कहता है, महात्मा जी,
आपने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ ही मैं जलकर मरना चाहता हूं। दोस्तों, फिर उसके बाद में उस महात्मा ने मदन सेन के विचारों को सुनकर के पूरी तरीका से जान लिया कि आज ये जीवित नहीं बचेगा, ये राजकुमार अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब महात्मा जी कहते हैं, हे राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यदि तू वो उपाय कर सकता है तो तेरी पत्नी जीवित हो जाएगी। तब मदन सेन कहता है, महात्मा जी, आप जो बताएंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, कृपया करके मेरी स्त्री को जीवित कर दो। तब महात्मा ने जवाब दिया, राजकुमार, तुम्हारी रानी की जो आयु थी वो केवल 20 वर्ष की थी, जो इसने अब तक के सफर में तय कर ली है, लेकिन तुम्हारी आयु 70 वर्ष की है। इसमें अभी भी तेरी आयु 30 वर्ष बीत चुकी है। तेरे जीवन में अभी 40 वर्ष आयु बाकी है, यानी तुझे अभी 40 साल और जीना है। यदि तू अपनी पत्नी को आधी उम्र समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की उम्र जो है वो एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो और इस काम को करने को तैयार हो जाओ तो तुम्हारी पत्नी जल्द ही जीवित हो उठेगी। दोस्तों, इस तरीके से महात्मा की बात को सुनकर के राजकुमार मदन सेन कहता है, हे महात्मा जी, मैं तुम्हारी बातों को मानने को तैयार हूं। मित्रों, उसके बाद में महात्मा जी मदन सेन के हाथ में जल देता है और उस जल को रानी के पैरों में डालने के लिए कहता है और कहता है कि तुम संकल्प लो कि मैं अपनी 20 वर्ष की आयु अपनी पत्नी को दान करता हूं। मित्रों, वो सियार कहता है, हे पक्षियों, जैसे ही राजकुमार मदन सेन ने यह संकल्प लिया कि वो अपनी 20 वर्ष की आयु अपनी पत्नी को दान करता है, उसी वक्त वो दिव्य संत कहते हैं, हे पुत्र, पहले मेरी एक बात को बड़े ध्यान से समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य भी मिलेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तुझे अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल को डालकर उसे बचा सकते हो। यदि भविष्य में तुम्हें अपनी पत्नी की जरूरत ना पड़े तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो। और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो उसी क्षण इसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु राजकुमार, एक बात को तुम हमेशा याद रखना, संकल्प को वापस लेने की बात तुम अपनी रानी को मत बताना, तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। वे महात्मा कहते हैं, हमेशा याद रखना, मनुष्य को जीवन में कुछ बातें छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें बहुत काम आती हैं। दोस्तों, ऐसा कहकर के राजकुमार मदन सेन अपनी पत्नी को 20 वर्ष की आयु दान कर देता है। इधर राजकुमारी विशाखा एकदम से उठकर बैठ जाती है। महात्मा जी वहां से चले जाते हैं। मित्रों, इधर विशाखा उठकर बैठ जाती है और अपने पति से कहती है, स्वामी, मैं बहुत देर से सो रही हूं, तुमने मुझे जगाया नहीं। तब मदन सेन कहता है, प्रिय, तुम सफर की हारी थकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मित्रों, इधर सियार कहता है, हे पक्षियों, राजकुमार मदन सेन अपनी पत्नी से ये सारी बातें छुपा लेता है कि तुम्हें एक सर्प ने काटा था और मैंने आधी आयु देकर तुम्हें जीवित किया है। मित्रों, इन बातों को मदन सेन ने अपनी पत्नी से गुप्त रखा। इधर वो सियार कहता है कि हे पक्षियों, मदन सेन अपनी पत्नी को लेकर वहां से आगे को बढ़ जाता है। कई दिनों के बाद उसने एक बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान देखा। उसने देखा कि वहां पर एक कुटिया है और उस कुटिया पर एक नौजवान सुंदर फकीर बैठा हुआ है। वो फकीर हुक्का पी रहा था। इधर दोनों पति पत्नी वहीं विश्राम के लिए ठहरते हैं। हारे थके सफर के मारे थे, इसलिए वे दोनों उस फकीर के पास में जाकर बैठ जाते हैं। मित्रों, उस समय मदन सेन ने अपनी पत्नी विशाखा से कहा, प्रिय, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है और प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है। चलो, पास में ही कुआं है, कुएं पर चलकर पानी पीकर आते हैं। यदि तुमको भी प्यास लगी है तो तुम भी चलकर पानी पी लो। उधर सियार कहता है, हे पक्षियों, राजकुमार मदन सेन की बात को सुनकर के वो रानी कहती है, पिया जी, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप ही पानी पीकर जल्दी आ जाइए। मित्रों, पत्नी की बात सुनकर के मदन सेन हाथ में रस्सी और बाल्टी लेकर कुएं के पास जाता है। उसी समय पर क्या होता है, वो राजकुमारी विशाखा उस फकीर के रूप पर लट्टू हो जाती है। वो उसकी तरफ टकटकी लगाए देखती रह जाती है। वो पूरे तरीके से उसको दिल दे बैठी थी।
अब राजकुमारी उस फकीर से कहती है, हे फकीर, तुम तो यहाँ बड़ी खुशी से रहते होगे, बड़ी मौज से रहते हो। तब वो फकीर कहता है, हाँ हाँ, मेरी तो यहाँ पर बहुत मौज है, तुम भी मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी विशाखा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरा पति है, मैं उसके बिना कैसे रह सकती हूँ। मित्रों, रानी की ऐसी बातें सुनकर के फकीर समझ जाता है कि रानी उस पर आसक्त हो बैठी है। तब वो फकीर रानी के लिए बताता है। उसी समय पर फकीर ने रानी से कहा कि आज मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम्हारा पति इस कुएं पर पानी पीने के लिए गया है, तुम अपने पति को जाकर के उसी कुएं में धकेल देना, इसके बाद में जो भी होगा उसे हम देख लेंगे। दर्शक बंधुओं, इधर वो सियार कहता है, हे पक्षियों। फिर तो वो फकीर की बात सुनकर के विशाखा पागल हो जाती है, कहने लगी मैं ऐसा ही करूंगी। मित्रों, इधर राजकुमार मदन सेन पानी पी करके अपनी पत्नी के पास में आता है। उसी क्षण राजकुमारी विशाखा कहने लगी, पिया जी, तुम तो पानी पी के बहुत जल्दी लौट आए, मुझे भी तो बहुत तेज प्यास लग रही है, मेरा भी प्यास से गला सूख रहा है, मुझे भी चलकर पानी पिला दो। मित्रों, उसी वक्त पत्नी की बात को सुनकर के राजकुमार मदन सेन कहता है, प्रिय, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था, पर तुमने पानी पीने से मना कर दिया था, इसीलिए मैं अकेला चला गया। यदि तुम्हें प्यास लगी है तो चिंता मत करो, कुआं पास में ही है, मैं अभी कुएं पे जाकर तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध करके लाता हूं। पत्नी से इतनी बात करने के बाद मदन सेन कुएं पर पानी लेने के लिए जाता है। तब रानी भी उसके पीछे पीछे चल देती है, कहने लगी, अब मैं यहां पर बैठकर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ पीछे पीछे चलती हूं। दोस्तों, इधर वो सियार कहता है, हे पक्षियों, राजकुमार मदन सेन जो था वो अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत बुरी तरह पागल था। आखिर उसको कहाँ मालूम था कि मेरी ही पत्नी मेरे प्राण लेने के लिए पीछे पीछे आ रही है। दोस्तों, विद्वानों ने सच कहा है, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को देवताओं ने भी नहीं समझ पाया है। स्त्रियों के जाल में अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग भी फंस जाते हैं। अब राजकुमार मदन सेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी नीचे डालता है। उसी क्षण राजकुमारी विशाखा अपने पति मदन सेन को धक्का मार देती है और उसे कुएं में धकेल देती है। मित्रों, ऐसा करने के बाद में वो लौट करके उसी फकीर के पास में आ जाती है। अब वो फकीर उस रानी को अपने साथ में लेकर के एक राज्य में जाकर के रहने लगता है। वहां पर दोनों की बड़ी हंसी खुशी के साथ में प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस फकीर ने उस रानी विशाखा को बहुत ही अच्छा नृत्य सिखा दिया था। अब तो वो रानी जो थी वो बहुत बड़ी नृत्यांगना बन गई। नगर में नाचने के मामले में वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। मित्रों, इस तरीके से रानी के नृत्य के कारण उस फकीर के पास में लाखों करोड़ों रुपए बन गए। अब तो रानी जो थी उस फकीर के पास में बड़े ऐसो आराम से मस्ती के साथ में रहती थी। दर्शक बंधु, आपको एक बात और बता दें, जिस समय रानी ने अपने पति मदन सेन को उस कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से उस कुएं में एक जंजीर पड़ी हुई थी। मदन सेन ने कुएं में गिरते समय उस जंजीर को पकड़ लिया था और उस जंजीर को पकड़ करके वो लटका हुआ था। अब तो मदन सेन उस कुएं में भगवान को याद करके सोचने लगा, हे प्रभु, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। मित्रों, अब कुछ देर बाद में वहीं से व्यापारियों की एक टोली गुजरती है। उन बंजारों के झुंड में से एक बंजारा अपनी बाल्टी लेकर उस कुएं की ओर पानी लेने के लिए आता है। कुएं के नजदीक आकर उसने देखा, अपनी बाल्टी उस कुएं में भरने के लिए डाल दी। उसी समय पर मदन सेन उस बाल्टी को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अब तो बंजारा इस दृश्य को देख करके एकदम चौंक जाता है। उसने पूछा, भाई आखिर तुम कौन हो? तब राजकुमार मदन सेन ने जवाब दिया, भाई मैं मुसीबत का मारा हूं, कृपा करके मुझे यहां से निकालो, मेरी जान को बचा लो। यदि आज तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, अब तो ऐसा करके राजकुमार मदन सेन उस बंजारे से प्रार्थना करता है, किंतु राजकुमार मदन सेन की इस दुख और पीड़ा को देख करके उस बंजारे के मन में भी दया आ जाती है। वो सोचने लगा कि इंसान ही इंसान के काम आता है। उसने मदन सेन को उस कुएं के बाहर निकाल लिया और पूछा, भाई आखिर तुम कौन हो और तुम उस कुएं में कैसे गिर गए? मुझे अपना सारा हाल बताओ। तब मदन सेन ने जवाब दिया, भाई मैं किस मुंह से अपना हाल आपको बताऊं। जो घटना, जो मुसीबतें मेरे साथ में घटी हैं,
भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा हो, भगवान किसी को मौत दे दे पर ऐसा ना करे। कहता है सुनो, मैं एक राजकुमार हूं, मेरे पिता ने किसी कारण मुझे देश निकाला दे दिया, इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तब उसी समय पर जंगल में एक सर्प ने मेरी पत्नी को काट लिया, इससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी के साथ में अपने प्राणों को त्यागने वाला था। तब एक महात्मा ने मुझ पर दया की और मेरी 40 वर्ष की आयु में से 20 वर्ष आयु मेरी पत्नी को दान दे दी और मेरी पत्नी जीवित हो उठी। फिर हम वहां से आगे के लिए बढ़ गए और कुछ दिनों के बाद में हम एक स्थान पर पहुंचे जहां पर एक फकीर झोपड़ी बनाकर रहता था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए कुएं पर गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने कहा कि उसे भी प्यास लगी है और मुझे भी साथ लेकर के कुएं पर पानी पिलाओ। इस तरह से मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं कुएं पर पहुंचा, कुएं से पानी निकाल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकती हुई रस्सी पकड़कर मैं लटक गया, लेकिन कुएं में डूबने से बच गया। फिर जब आप आ गए हो तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे इस कुएं से निकाल लिया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है। आपका बहुत बहुत उपकार है, बहुत बहुत ऋणी हूं। राजकुमार मनन सेन की यह कहानी सुनकर के वो बंजारा बड़ा दुखी होता है और बड़े उदास मन से उसकी कहानी को सुनता है। उधर उस बंजारे ने राजकुमार मनन सेन को उनकी बातों को सुना और रानी की करतूतों को सुनकर बड़ा निराश हुआ। कहने लगा, राजकुमार, किसी ने सच कहा है कि स्त्रियों के चर्या चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाते हैं। आखिर मनुष्य ये कैसे समझ सकता है? मित्रों, स्त्रियों का चक्कर में कुछ होता ही ऐसा है जिसमें फंसकर मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है, वो सिर्फ बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहने के बाद में उस बंजारे ने मनन सेन के सिर पर हाथ घुमाया और कहने लगा, भाई तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। उस बंजारे ने कहा, मित्र, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हमारे झुंड में रह सकते हो। तब बंजारे की बात को सुन करके मनन सेन उस बंजारे के साथ में रहने के लिए सहमत हो जाता है। उन बंजारों की सहायता से वो राजकुमार जो था उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी उस फकीर के साथ रहती थी। उस राज्य को देख करके मनन सेन बंजारे से कहता है, भाई मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में रहकर व्यापार करूं। तब बंजारे ने जवाब दिया, मित्र, तुम जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो, तुम्हें किसी काम की कोई रोक टोक नहीं है। मित्रों, उसके बाद में राजकुमार मनन सेन काफी भूखा था। वो बंजारे से आज्ञा लेकर के राज्य में घूमने के लिए जाता है, काम की तलाश करने के लिए जाता है। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम देखकर उस राज्य के बड़े व्यापारियों ने अपने यहां पर उसे नौकरी पर रख लिया। इस तरीके से राजकुमार मनन सेन उस व्यापारी के यहां काम करना शुरू कर देता है और बड़ी मेहनत लगन के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। राजकुमार की मेहनत को देखकर उस व्यापारी ने राजकुमार मनन सेन को बड़ा सम्मान किया और कुछ दिनों बाद उस राजकुमार को अपने यहां मुनीम बना लिया। इधर वो सियार कहता है, हे पक्षियों, इस प्रकार से राजकुमार मनन सेन के दिन बड़ी हंसी खुशी से कटने लगे। एक दिन उसी नगर के राजा के यहाँ पर राजकुमार मनन सेन की जो पत्नी थी वो नृत्य कला का वहां पर प्रदर्शन करने वाली थी। राजा के यहाँ पर राजकुमारी विशाखा का नृत्य होने वाला था। तब राजा ने उस शहर के सभी बड़े से बड़े व्यापारियों को अपने यहाँ पर नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। दर्शक बंधुओं, राजकुमारी विशाखा के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में वो सबसे बड़ी नर्तकी के नाम से प्रसिद्ध थी। तब वो व्यापारी राजकुमार मनन सेन से कहता है कि मैं राजा के यहाँ पर नृत्य देखने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम भी दरबार में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तब राजकुमार मनन सेन कहता है, क्यों नहीं, मैं भी इसी बहाने से नृत्य देख लूंगा, अगर मुझे भी तुम ले चलो तो। इतनी खूबसूरत नृत्यांगना का नृत्य भला कौन देखना नहीं चाहेगा, जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। मित्रों, इस प्रकार से राजकुमार मनन सेन अपने सेठ के साथ में राजा के दरबार में जाता है। उधर रानी एक अप्सरा के समान सुंदर बनकर दरबार में नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए आती है और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो उसके गानों को सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वे बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
सभी सेठ और विद्वान लोगों ने भी राजा के दरबार में सभी समाज के लोगों ने उसके नृत्य की खूब प्रशंसा की। तब उसी क्षण राजकुमार मदन सेन ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी। उसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतार करके उसी रानी नृत्यांगना को दे दी। उसके बाद में राजकुमारी विशाखा ने उस अंगूठी को पहचान लिया। मन ही मन में विचार करने लगी, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आखिर मेरा पति अभी भी जिंदा है और वो यहाँ पर भी पहुंच गया है। यदि उसने आज मुझे पहचान लिया है तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा तिरिया जाल रचाना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। अब तो राजकुमारी विशाखा ने अपने मन में विचार किया, अब मैं यहाँ के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना और बड़ा ही अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर मुझे कुछ मांगने के लिए कहेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। मित्रों, राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना गाया और बहुत ही सुंदर नृत्य दिखाया। उस नर्तकी का नाच देख करके पूरा दरबार सन्न रह गया। प्रसन्न होकर के राजा कहने लगा, हे नर्तकी, मैं तुम्हारे नृत्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं। तुम कुछ मुझसे मांगना चाहती हो तो मांग लो। तब वो नर्तकी कहती है, राजा साहब, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे एक वचन दो। मैं आपसे मांगूंगी और आप मुझे वही देंगे। तब नर्तकी ने जवाब दिया, इस सभा में मेरा एक शत्रु है। कृपया करके महाराज मेरे मांगने पर आप उसको फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने जवाब दिया, तुम उस चोर को बुला करके मेरे सामने लाओ। मित्रों, तब उस रानी ने यानी उस नर्तकी ने राजकुमार मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे बुलाकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को तुरंत जल्लादों के सामने हवाले कर दो और इसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। दर्शक बंधु, इसी बीच में मदन सेन जो था वो भी वहां पर पहुंच जाता है। राजा ने उससे पूछा कि आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है जिसकी वजह से वो तुझे अपना शत्रु बता रही है और वो तुझे मरवाना चाहती है। तब राजकुमार मदन सेन ने अपने मालिक को जवाब दिया है, मालिक, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया, बस इस राजा को अब इतना समझा लो कि मुझे सजा देने के पहले मेरी दो बातों को गौर से सुन ले, हो सकता है मेरी जान बच जाए। अब तो वो व्यापारी इन बातों को सुनकर के अपने साथी व्यापारियों से इस विषय पर चर्चा करता है और उस सेठ ने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे या फिर हम सभी शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में चले जाएंगे। इस प्रकार से सभी व्यापारी इकट्ठे होकर के राजा के पास जाते हैं और राजा से जाकर कहते हैं, राजन, हमारा मुनीम जो है वो एक निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। मैं कह रहा हूं, हमारा मुनीम आपसे दो बातें कहना चाहता है। कृपया शांतिपूर्वक उसकी दो बातें सुन लो। अगर वो अपराधी मालूम पड़े तो उसे फांसी पर लगा देना, वरना वो भी अपनी सफाई में कुछ कह सकता है। दर्शक बंधु, राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर के कहा, ठीक है, तुम अपने मुनीम को मेरे पास भेज दो। तब मदन सेन को बुला करके व्यापारी लोग उसके सामने ले जाते हैं। तब राजा ने जवाब दिया, तुम जो भी कहना चाहते हो खुले शब्दों में मेरे सामने कह सकते हो। मित्रों, उसी समय राजकुमार मदन सेन ने जवाब दिया, महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मेरी हत्या करवाने के लिए अपने मंत्रियों को फांसी का हुक्म दिया है। राजकुमार मदन सेन की बात को सुनकर के राजा ने जवाब दिया, उस नर्तकी का तू चोर है, उसका शत्रु है। तो मदन सेन कहता है, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का चोर नहीं, पति हूं। ये मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ में भागकर चली गई। इसने मुझे धोखा दिया है। शत्रु तो ये मेरी है, मैं इसका शत्रु नहीं। मित्रों, इधर उस नर्तकी ने देखा कि अब बात बिगड़ रही है। तब वो नर्तकी राजा से कहती है, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं उल्टा नहीं हूं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। ये तो मेरा चोर है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं, ये मेरा शत्रु है। राजकुमार मदन सेन ने जवाब दिया, महाराज, ठीक है, यदि ये मेरी पत्नी नहीं है तो वो चीज इससे मेरी वापस करवा दीजिए।
जो मैंने इसे रास्ते में दी है। मेरी अमानत के रूप में इस स्त्री के पास मेरी कुछ चीज है, उस चीज को मेरी वापस करवा दीजिए। तब राजकुमार मनन सेन ने अपनी अमानत को वापस लेने की बात कही। राजकुमारी विशाखा ने इसे बड़े सहज स्वभाव से स्वीकार कर लिया। तब मनन सेन ने जवाब दिया, अच्छा, अब तुम अपने हाथ में गंगा जल लो। अब तुम्हारा न्याय इसी सभा के बीच में होगा, सभी के सामने होगा। तब राजकुमारी विशाखा ने जल हाथ में लेकर जमीन पर डाल दिया और कहा कि वही वस्तु जो रास्ते में इसने मुझे दी है, मैं इसे वापस करती हूं। मित्रों, उसी क्षण राजकुमार मनन सेन ने अपने हाथों में लिया हुआ जल लेकर के वही बात कही कि मैंने रास्ते में जो कुछ भी चीज अपनी रानी को दी वो मैं आज वापस ले रहा हूं। मित्रों, हाथों में गंगा जल ले लिया। उसी वक्त रानी विशाखा ने भी अपने हाथों में गंगा जल लिया और कहा कि मुझे रास्ते में जो भी वस्तु इसने दी है, मैं इसे वापस करती हूं। जैसे ही उसने इतनी बात कही और जल छोड़ा, तो मित्रों, उस रानी के शरीर से प्राण पखेरु निकल गए। उसका शरीर एक मृतक हो गया। यह देख करके सब लोग अचंभित हुए। सियार कहने लगा, हे पक्षियों, इस दृश्य को देख करके वहां दरबार के लोग सभी आश्चर्यचकित थे। राजा के लिए भी यह बात बड़ी चिंता का विषय थी। तब राजा राजकुमार मनन सेन से कहता है, हे व्यापारी, आखिर ये क्या हो गया? कृपया मुझे सच्चाई बताइए। तब उसी क्षण राजकुमार मनन सेन अपनी कहानी सुनाता है। अपने जीवन की समस्त घटना को खुल करके वो पूरे दरबार के सामने बताता है। जब सब ने उसकी आप बीती को सुन लिया, तो राजा ने भी उसकी कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। राजा ने पूरी कथा को सुनकर के मनन सेन को अपने गले से लगा लिया और उसके बाद में राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी मनन सेन के साथ में कर दी। दर्शक बंधु, इधर वो सियार कहता है, हे पक्षियों, जब से मैंने इस कहानी को सुना है, उसके बाद में मैं समझ गया हूं कि स्त्रियों से घृणा करने लगा हूं। मैं उसी दिन से स्त्रियों से घृणा करने लगा हूं। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि संसार में स्त्री जो है, पुरुषों से अधिक ज्यादा पापी और धोखेबाज होती है। इसके साथ ही विश्वासघाती भी होती है। दोस्तों, पुरुषों में भी कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो पापी और विश्वासघाती होते हैं। इधर सियार उन दोनों पक्षियों से कहता है, उल्लू और गिद्ध से कहता है, अब तुम्हें यह बताना है कि संसार में सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन है। अब न्याय आपके हाथ में है। अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन है। तब वे दोनों कहते हैं कि बिना किसी शंका के ये सत्य है कि इंसान की सोच जब उसके स्तर से नीचे गिर जाती है, तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, मनुष्यों को किसी भी प्रकार से पाप करने से पहले सोचना चाहिए कि अब वो सही कर रहा है। पापी और विश्वासघाती होने के लिए मनुष्य में कोई जाति नहीं होती, उस इंसान की सोच और भाव का परिणाम होता है। वास्तव में इंसान की सोच ही उसके स्तर से नीचे गिराती है और सोच ही उसे ऊंचा उठाती है। इंसान पापी और विश्वासघाती बन जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तब उल्लू ने बता दिया कि ये घोंसला गिद्ध का ही था, मैंने जबरन उस पर कब्जा कर लिया है। आपकी कहानी से मुझे सबक मिल गया है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। किसी के साथ धोखा और विश्वासघात जैसा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंत बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गिद्ध का घोंसला गिद्ध को सौंप दिया गया। इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।